हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार पूनिया। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस क्लास में हम यूनिट नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज फर्स्ट बी करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज फर्स्ट ए के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, साथ में यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देता है तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं ये देखा था। आज की क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, यदि आपको dx और dy के टर्म, साथ में dx के इंटू में xy का कोई भी फंक्शन या dy के इंटू में xy का कोई भी फंक्शन मिलता है तो सबसे पहले आप dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। उसके बाद में आपको आइडिया लगेगा कि ये एक्सरसाइज बी का मेथड है या एक्सरसाइज सी का मेथड है या एक्सरसाइज डी का मेथड है। क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा सीधा ही देखते ही कि कौन सी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। हाँ, जब आप टोटल एक्सरसाइज निकाल लेंगे तब आपको आइडिया होने लगेगा कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। लेकिन जब हम मेथड स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे मेथड के अंदर, तब आपको आइडिया लगेगा कि ये उस मेथड से है और ये उस मेथड से है। तो सबसे पहले मैं आज एक्सरसाइज बी के मेथड को बता रहा हूँ। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देता है, जैसे यहाँ पर ये मैंने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। यहाँ पर आपको dy अपॉन dx मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर dy का टर्म है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, इंटू में x का कोई टर्म, dx का टर्म है यहाँ पर, और इंटू में एक्स वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है, और यहाँ पर भी ऐसे ही। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप dy अपॉन dx निकालेंगे। उससे आइडिया होगा आपको कि ये किस मेथड से सोल्व होगा। आज की इस क्लास के अंदर हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड देखेंगे जिसके अंदर चरों का प्रतिकरण किया जा सके। यदि वेरिएबल सेपरेबल है, कहने का मतलब x के टर्म अलग किए जा सके, y के टर्म अलग किए जा सके, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि ये मेथड किस तरह से अप्लाई होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप ये देखें, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन से x और y के टर्म अलग अलग किए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ये टर्म इधर ले जाएं, ये dx इधर ले जाएं और 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर ले आए, तो x के और y के टर्म अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर तो क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर यह आएगा अपने पास dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये अपने पास क्या आएगा, tan इनवर्स y, और ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x। और चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्लस c कर दो, या चाहे आप इसमें tan इनवर्स c कर सकते हैं। एक बात और मैं बता देता हूं आपको कि जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे, इन एक्सरसाइज के अंदर कहीं जैसे इंटीग्रेशन जब भी हमने किया लगभग
जितने भी टर्म हैं उनके अंदर लॉग में इंटीग्रेशन आया है, तो अमूमन ऐसा कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट ऐड करते हैं, ये अनिश्चित समाकलन है और अनिश्चित समाकलन के अंदर हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो वो कांस्टेंट जैसे लॉग में आया है सभी तरफ इंटीग्रेशन, तो log c कर देते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भले ही केवल c ऐड कर सकते हैं। वो सुविधा के लिए सोल्व करें जब हम, तब अपने को थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी रहे इसलिए कर दिया जाता है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट log में करते हैं या सीधा ही कांस्टेंट को रखते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, बुक्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये दोनों तरफ tan इनवर्स a tan इनवर्स b, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हमें ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो उसको भले ही छोटे रूप में रख दो, उसको वहाँ पर ही रख दो, यही सॉल्यूशन मान लो, बजाय आपको यदि फॉर्मूला याद नहीं है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो भी सूत्र होते हैं वो यदि याद नहीं है और आप जानबूझकर उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना किया है आपने उसको भी गलत कर बैठेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये भी इसका आंसर है, और आप भले ही ऐसा कह सकते हैं कि tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c1 बोल दो या c बोल दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी आंसर कह सकते हैं। इसको ज्यादा कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आंसर हो सकता है बुक वाले ने ऐसे कर रखा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंटीग्रेशन हो सकता है कि इंटीग्रेशन जब भी किया हो उसने tan इनवर्स इधर किया है या tan इनवर्स इधर किया है। tan इनवर्स c जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं अनिश्चित समाकलन के अंदर, तो वो tan इनवर्स c इधर किया है या इधर किया है, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको ये मैच नहीं करना है आंसर के अंदर कि इसमें किस साइड में वो c का हमें फर्क मिल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुक वाले ने हो सकता है वो tan इनवर्स a tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा कि इसको और भी सोल्व कर रखा हो, तो इतना ज्यादा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, या इसको भी मान सकते हैं आप फाइनल आंसर। अब जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को क्या दिया है, 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप dy अपॉन dx निकालेंगे, उससे आपको आइडिया होगा कि ये किस मेथड से सोल्व होगा। तो इसके अंदर भी वही मेथड करेंगे हम कि सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा अपने पास, ये उस साइड में चला जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। अब थोड़ा आपको आइडिया होगा कि किस एक्सरसाइज से आएगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं मैं। तो जब भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो पहला मेथड ये है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि x और y के टर्म अलग अलग हो रहे हैं क्या। यदि x और y के टर्म्स अलग अलग नहीं हो रहे हैं तो अगला मेथड लगेगा, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे, अभी केवल हम डिस्कस इस मेथड को कर रहे हैं। जब भी मैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको बताऊंगा तो पीछे के मेथड में रिवाइज करता रहूंगा। जब भी हम लास्ट एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे तो मैं आपको केवल अपने को ये देखना कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, फिर अपने को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है कि यदि ये मेथड अप्लाई नहीं हुआ उसका प्रारूप ऐसा होना चाहिए कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये मेथड लगेगा, उससे अगला मेथड कब लगता है जब भी उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के स्ट्रक्चर को देखकर आइडिया लगाएंगे कि कौन सा मेथड इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बी एक्सरसाइज, उसके अंदर केवल और केवल आपको क्या देखना है, क्या एक्स और वाई के टर्म अलग अलग हो रहे हैं। उससे पहले आपको यह देखना है कि पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर dy अपॉन dx निकालें, फिर आपको आइडिया होगा। हो सकता है dx अपॉन dy भी निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो dy अपॉन dx निकालो या dx अपॉन dy निकालो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मेथड इसके अंदर अप्लाई होगा। तो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास y के टर्म और x के टर्म अलग अलग हो जाएंगे चरों का पृथक्करण करने पर।
करने पर जब चरों का पृथक्करण करेंगे तो देखो dy अपॉन 3 प्लस वाई इक्वल टू dx अपॉन 1 माइनस एक्स, और हम क्या कर देंगे दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। यह आ जाएगा अपने पास log 3 प्लस वाई इक्वल टू log 1 माइनस एक्स, और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा अपने पास माइनस भी लग जाएगा ये। अब ये मत समझना कि इसके अंदर भी जाके हमने इंटीग्रेशन किया है, क्योंकि हम करते क्या है, जैसे आपको ऐसा दिया है a प्लस बी एक्स और x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप a प्लस बी एक्स को क्या मानते हैं, t मानते हैं, और ऐसा करने पर आपके पास क्या होता है b dx इक्वल टू dt, और dx का वैल्यू क्या आ जाता है dt बाई b। और ऐसा करेंगे तो जो ये इंटीग्रेशन था अपने पास वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन बी तो बाहर आ जाएगा dt, और इसको आपने t माना था, इस वजह से ये क्या आएगा फिर अपने पास 1 अपॉन बी log t प्लस सी। अब t का वैल्यू क्या पुट करेंगे a प्लस बी एक्स, तो 1 अपॉन बी log a प्लस बी एक्स। अब भाई द वे यहां पर ऐसा होता है कि b की जगह तो -1 होता, a की जगह 1 हो जाता, तो क्या आता है अपने पास वो माइनस लग जाता। तो ऐसा नहीं होता इंटीग्रेशन के अंदर कि हमने इसका इंटीग्रेशन किया फिर इसके अंदर है 1 अपॉन का किया फिर उसके अंदर, ऐसे कई बार बच्चे बताते हैं कि सर हमने पहले, जैसे उनको कह दिया जाता है कि साइन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो वो बताते हैं कि माइनस कोस 1 माइनस एक्स, और फिर इसका करेंगे तब वो -1 आ जाएगा। नहीं, इसका तो जब इंटीग्रेशन ही आप इंटीग्रेशन करते तो क्या होता है फिर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता। इसको क्या करते हैं t के इक्वल पुट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। इसके अंदर देखो आप इसका इंटीग्रेशन जब किया माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस, चाहे तो आप c कर सकते हैं, ये भी आपका रिजल्ट है फाइनल है, और चाहे आप log का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहां पर log 3 प्लस वाई इक्वल टू माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस log c। अब देखो थोड़ा सा यहां पर भी ये कंफ्यूजन रहता है कि हम किस साइड में ऐड करें, क्योंकि इंटीग्रेशन तो दोनों साइड में ही किया हमने, इंटीग्रेशन तो हमने दोनों साइड में ही किया है, किस साइड में log ऐड करें, log c या केवल c ऐड करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक साइड में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस साइड में ऐड किया है या इस साइड में। अब बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर मिले इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है बुक के अंदर इंटीग्रेशन बुक वाले ने किया हो तो वो इस साइड में log c किया हो और फिर log का फॉर्मूला लगा दिया, हो सकता है बुक वाले ने केवल इतना करके छोड़ दिया हो। तो आपको रट्टा नहीं लगाना है कि बुक में ये आंसर दे रखा था इस क्वेश्चन का, तो आंसर तो ये भी है और आंसर तो ये भी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा सा और इसको यदि सिंप्लीफाई करना चाहिए तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि log 3 प्लस वाई, ये अपने पास फॉर्मूला लग जाएगा log m इंटू एन, log m बाई एन, log m माइनस log n, क्या हो जाएगा ये उसके अकॉर्डिंग log c बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू सी 1 माइनस एक्स। आंसर ये भी बन जाएगा, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं 3 प्लस वाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू सी, आंसर ये भी कह सकते हैं आप। अब हो सकता था कि आप इस साइड में ऐड करते, ये माइनस लगता है इसके 1 अपॉन में जाता वो तो आता, लेकिन 1 अपॉन सी भी हो सकता था आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल आप ये भी आंसर कह सकते हैं, आप यहां पर भी रुक सकते हैं आंसर के लिए, आप इसको ये भी आंसर कह सकते हैं। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करेंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिस स्टेप में आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी भी साइड में ऐड किया जा सकता है और किसी भी टाइप का किया जा सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमूमन ऐसा करते हैं बुक्स वाले, ज़्यादातर स्टेप्स के अंदर यदि log लगा है तो log में ले लेते हैं, या त्रिकोणमितीय आया है अपने पास, या प्रतिलोम त्रिकोणमिति आया है अपने पास, तो वैसा ले लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देखें हम। क्वेश्चन नंबर, ये अपने पास थर्ड था। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो अपने को क्या दे रखा है, x cos स्क्वायर y dx माइनस y cos स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx फाइंड कर लेंगे। dy अपॉन dx फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये इस साइड में चला जाएगा, तो dy अपॉन dx देखो, dy अपॉन dx इक्वल टू x cos स्क्वायर y अपॉन में y cos स्क्वायर x, ये डिवाइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे इसको, क्या x और y के टर्म अलग अलग किए जा सकते हैं? यदि ऐसा है तो हम चरों का पृथक्करण करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर cos स्क्वायर y है, तो y के टर्म एक साइड में कर लेंगे, x के टर्म एक साइड में कर लेंगे। तो चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, dy अपॉन y आ जाएगा ये, और अपॉन cos स्क्वायर y इक्वल टू, एक सेकेंड, यहां पर देखिएगा y dy अपॉन cos स्क्वायर y dx x अपॉन cos स्क्वायर x। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, y sec स्क्वायर y dy इक्वल टू x sec स्क्वायर x dx। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड से करेंगे, तो आइलेट फॉर्मूले से, आइलेट के हिसाब से अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये भी फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, 10 y माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और सेकंड का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10y, और जो आएगा उसका फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ऐसे इसके अंदर फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन 10x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस c कर देते हैं। इसको हम ऐसा कह देंगे y 10y माइनस, अब 10x का क्या हो जाएगा log, 10y है यहां पर, log sec y इक्वल टू x 10x माइनस log sec y प्लस c। ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।